हाँ भाई, आज बात करते हैं अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व। देखिए ध्यान से, अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व निर्धारित करने के लिए अपने पास 5 रूल है। 5 रूल। इन रूल्स की सबसे खास बात यह है, आपको ये सीक्वेंस से याद होने चाहिए। सीक्वेंस से मतलब कि आपको जो रूल नंबर फर्स्ट है उसको आपको फर्स्ट पे ही अप्लाई करना है। देखिए पहले एक बार रूल सुन ले क्या क्या है। जो अनुनादी संरचना है उनके स्थायित्व के लिए 5 रूल देखें। फर्स्ट रूल है कि कोई भी अध्रुवीय अनुनादी संरचना है उसका स्थायित्व ध्रुवीय अनुनादी संरचना से ज्यादा होगा। अध्रुवीय अनुनादी संरचना का स्थायित्व ध्रुवीय से ज्यादा। अब बात करें अध्रुवीय और ध्रुवीय। सर हमें कैसे पता चले कौन अध्रुवीय कौन ध्रुवीय? तो अगर मान लो किसी अनुनादी संरचना पे चार्ज है, चार्ज अगर उपस्थित है तो वो कैसी होगी? ध्रुवीय। अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो कैसी अनुनादी संरचना है? अध्रुवीय। तो जिस अनुनादी संरचना पे कोई चार्ज नहीं हो वो अध्रुवीय है और उसका स्थायित्व ध्रुवीय से ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें सेकंड नंबर पे। सेकंड रूल है अपना कि अगर मान लो अपने पास ऐसे हो कि दोनों पे ही चार्ज प्रेजेंट हो, दोनों दो अनुनादी संरचना है उनका स्थायित्व बताना है किसका ज्यादा किसका कम। मान लो उन दोनों में ही चार्ज प्रेजेंट हो, तब आपको क्या करना है? रूल नंबर 2 अप्लाई करना है। क्लियर? रूल नंबर 2 सुने। रूल नंबर 2 है, जिस अनुनादी संरचना में सहसंयोजक बंध सबसे ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा सहसंयोजक बंध उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। यानी आपको क्या काउंट करना है? कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। जितने ज्यादा सहसंयोजी बंध होंगे स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? रूल नंबर थर्ड पे अगर मान लो आपकी 2 अनुनादी संरचना है उनमें सहसंयोजक बंध की संख्या भी क्या हो? समान, तब आपको क्या लगाना है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? अगर मान लो कोई भी कंप्लीट अष्टक और कंप्लीट ऑक्टेट, क्लियर है, यानी अगर कोई भी पूर्ण अष्टक वाली स्पीसीज होगी उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व अपूर्ण अष्टक वाली स्पीसीज से ज्यादा होगा। पूर्ण अष्टक वाली अपूर्ण अष्टक से ज्यादा स्थायी। क्लियर? फिर 4 रूल की बात करते हैं। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे कैसा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि आप सब जानते हैं कोई भी मोर ईएन एटम है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, उसकी खासियत क्या है, नेचर क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा और कैसा चार्ज लाएगा? नेगेटिव। यानी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे कौन सा चार्ज स्टेबल है? नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। और जो कम विद्युत ऋणी परमाणु है उस पर कौन सा चार्ज स्टेबल है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 5, विपरीत आवेश। अगर मान लो कोई भी विपरीत यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दूरी घटाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर मान लो समान आवेश, आप सब जानते हैं अगर मान लो समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण से उनके बीच में स्थायित्व क्या होगा? कम। अगर मान लो विपरीत आवेश है तो उनको आपको क्या करना है? दूरी घटानी है, तब तो क्या होगा? स्थायित्व बढ़ेगा। और समान आवेश है तो आपको दूरी बढ़ानी है, तब क्या होगा? स्थायित्व बढ़ेगा। इन सब बातों को एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन आप एक चीज खास है इसमें कि आप इन रूल को सीक्वेंस से अप्लाई करें और सीक्वेंस से ही याद करें कि रूल नंबर फर्स्ट क्या है। और पहला, अगर आप कोई भी अनुनादी संरचनाएं देखें तो आपको रूल नंबर फर्स्ट ही अप्लाई करना है। अगर मान लो ये अप्लाई नहीं होता तो आपको किस पे चलना है? सेकंड। अगर मान लो ये भी अप्लाई नहीं होता तो आपको थर्ड भी नहीं होता तो फोर्थ, और फोर्थ भी नहीं होता तो फिफ्थ। क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने पास एग्जाम्पल है ए और बी। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये कंपाउंड ए और ये कंपाउंड बी, दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है? पहले बात करते हैं अनुनादी संरचनाएं हैं या नहीं है। ये दोनों आपस में अनुनादी संरचनाएं हैं या नहीं है। तो आपको मैंने कंडीशन बता रखी है अनुनाद कहाँ कहाँ होगा। उनकी 8 कंडीशन थी। 8 कंडीशन में आपको मैंने सेकंड पढ़ाई थी। सेकंड कंडीशन क्या थी? कंडीशन फॉर रेजोनेंस में सेकंड क्या थी? पाई व लोन पेयर, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर संयुग्मन, ये कंडीशन थी। अगर ऐसा कहीं हो वहां क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका मतलब पाई और लोन पेयर क्या है? संयुग्मन में है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा। और तरीका भी बता रखा है कैसे करवाना है। तो मैंने आपको कहा था अगर ये सिस्टम हो,
पाई और लोन पेयर संयुग्मन में हो तो रेजोनेंस कैसे होगा कि पाई जो आपका लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट होगा। तो आप ध्यान से देखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, क्लियर। और ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। अब देखें, मैंने ध्रुवीय अध्रुवीय आपको बताइए कि जिन पे चार्ज नहीं है वो तो कैसी होगी, अध्रुवीय। तो इस अनुनादी संरचना पे कोई चार्ज, ए पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कैसी है, अध्रुवीय, क्लियर है। इस पे चार्ज, इसका मतलब ये कैसी है, ध्रुवीय। और आप सब जानते हैं अगर इनका स्थायित्व का क्रम बताना है आपको तो स्थायित्व ज्यादा किसका होगा, रूल नंबर फर्स्ट से देखें, अध्रुवीय का स्थायित्व ध्रुवीय से ज्यादा होगा। इसका मतलब एक की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा। और आपने इसको किस रूल से सॉल्व किया है, रूल नंबर फर्स्ट। किससे आया, रूल नंबर फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास सेकंड एग्जांपल है, ध्यान से सुने। ये भी चार्ज स्पीसीज है, ये भी चार्ज्ड स्पीसीज है, आवेशित प्रजाति आवेशित, सही है, दोनों अनुनादी। अब देखें अनुनाद है या नहीं है, ये आपस में अनुनादी संरचनाएं है या नहीं है, आपको ये भी पता लगना चाहिए। तो ध्यान से सुने, यहां लोन पेयर होंगे और मैंने आपको कंडीशन पढ़ा रखी है, लोन पेयर और प्लस अगर संयुग्मन में है तो वहां भी रेजोनेंस होगा। और कैसे होगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ध्यान से सुने, यहाँ पे ऐसा सीन होगा, इसका मतलब दोनों क्या है आपस में अनुनादी संरचना। अब इनके स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व की बात करेंगे, आप देखें रूल नंबर फर्स्ट क्या था, अध्रुवीय और ध्रुवीय। लेकिन यहाँ पर देखें दोनों कैसे हैं, चार्ज, दोनों पे क्या है, चार्ज। इसका मतलब दोनों अनुनादी संरचना क्या है, ध्रुवीय। तो अपन रूल नंबर फर्स्ट से इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब किस पे चलना है, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या है, अगर मान लो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो अब काउंट कर ले ध्यान से, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठ तो ये। अब ध्यान से सुने, एच ऐसे होंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्लियर। इस पे कोई नहीं होगा क्योंकि 3 इसने बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, उसने इसको डोनेट कर दिया। तो कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने इसमें 18 कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी बात करें, एक तो यहां है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसका मतलब इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 19। ज्यादा किसमें, बी में। इसका मतलब बी की स्टेबिलिटी क्या होगी, ए से ज्यादा। और किस रूल से होगी, रूल नंबर सेकंड, क्लियर है बात। यानी आपको अगर मान लो दोनों ध्रुवीय संरचना हो, दोनों पे चार्ज हो, अनुनादी, ऐसी अनुनादी संरचना जिनपे दोनों में चार्ज हो, तो आपको कौन सा रूल लगाना है, रूल नंबर सेकंड। सेकंड का मतलब आपको कोवेलेंट बॉन्ड गिनने हैं, सहसंयोजक बंध गिनने हैं, जिसमें ज्यादा सहसंयोजक बंध उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, थर्ड एग्जांपल। अब इसमें नेगेटिव चार्ज, दोनों कैसी स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज। इसका मतलब दोनों ध्रुवीय, दोनों पे चार्ज प्रेजेंट है। अब ध्रुवीय यानी फर्स्ट रूल से ऑर्डर नहीं आएगा, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड आपको गिनने हैं। सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड गिनने हैं तो ध्यान से सुने, अपन इसको बना लेते हैं, ऐसा है कंपाउंड, क्लियर है। तो आप गिने 1 2 3 4 5, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 5, ए और बी। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इसकी बात करें, इस कंपाउंड में भी
कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे आप सब काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 नहीं होंगे इसमें, अपन ने डबल बॉन्ड छोड़ दिया। क्लियर है? तो 2 यहाँ, इसमें कितने हैं 6 कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें भी कितने हैं, इसमें भी कितने कोवेलेंट बॉन्ड है 6 कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन सेकंड रूल से भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बराबर। आप वैसे देख लें H2 सही है, यहाँ डबल है यहाँ सिंगल, फिर CH है CH, लेकिन यहाँ सिंगल है अब यहाँ डबल हो रहा है, इसका मतलब दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे बराबर होंगे। कोवेलेंट बराबर है इसका मतलब अब आपको किस पे चलना है, रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे आपको अष्टक देखना है, हर एक एटम का ऑक्टेट देखना है। तो इस कार्बन का क्या कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। इस कार्बन ने 2 तो हाइड्रोजन, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 4, और 2 यहाँ बॉन्ड वाले, इसका मतलब कितने यहाँ 4, तो 4 और 4 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी। अब इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ एक कंफ्यूजन, ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 होते हैं, 6 होते हैं, तो 2 4 5 और 1 6। क्लियर? क्योंकि एक इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है तो 6 हो गए। अब इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ये नेगेटिव चार्ज किसका है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो गेन कर रखा है तो यहाँ 7 और इसके बाद में इसने बॉन्डिंग किया तो ये 8। इसके पास कितने हैं 8, इसका ऑक्टेट, इसका मतलब कंप्लीट है। नेक्स्ट यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है इस ऑक्सीजन के, क्योंकि देखें बॉन्डिंग में 4 तो ये और इसके 4 ये, 4 और 4 8, लेकिन इसका ऑक्टेट देखेंगे तो भी आपको इसका ऑक्टेट क्या मिलेगा कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब इसको रूल नंबर 3 से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बात क्या करनी है आपको, रूल नंबर 4। आप रूल नंबर 4 पे चलें। रूल नंबर 4, दोनों अनुनादी संरचनाओं को देखें, ए और बी को। नेगेटिव चार्ज किस पे है, मोर EN एटम पे। आप देखें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों में से ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन कार्बन क्या है इससे कम विद्युत ऋणी परमाणु है, इसका मतलब इस पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है नहीं है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, किस अनुनादी संरचना की होगी, आपका जो ए है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। और किस रूल से होगा रे, रूल नंबर 4। क्लियर? रूल नंबर 4 से ये ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट इसकी बात करें, आपके पास 4 एग्जांपल है। आप कोवेलेंट बॉन्ड देखें, दोनों में पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब दोनों कैसी हैं, ध्रुवीय संरचना। रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। सेकंड चलें, सेकंड दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है बराबर। ध्यान से देखें वही स्ट्रक्चर, प्लस का चक्कर है, प्लस माइनस का, तो यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड 6 और यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड 6, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है। इसका मतलब रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग 6 होते हैं आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन के, सही है, 6 होते हैं, 2 4 और 2 6, एक इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है। अब इसमें एक पॉजिटिव, इसका मतलब इसने एक डोनेट कर दिया। क्लियर है? एक डोनेट किया, एक प्लस लगा हुआ। अब देखिए टोटल जोड़े 2 4 और 2 6, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। क्लियर? नेक्स्ट इस ऑक्सीजन के पास तो कंप्लीट है अपना। इसकी बात करें, 2 तो इस बॉन्ड के और 4 इनके, तो इसके पास भी कितने 6, दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर मोर EN एटम है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो उस पर कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। और अगर कम विद्युत ऋणी परमाणु तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान से सुने, मोर, इन दोनों की तुलना में ये ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु, तो इस पर कैसा चार्ज आना चाहिए था, स्टेबिलिटी के लिए माइनस चार्ज आना चाहिए, तब ज्यादा स्टेबल होता। और ये लेस, इससे लेस है, लेस EN एटम है, तो इस पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो ये स्टेबल। इसका मतलब यहाँ स्टेबल कौन है, B, और किससे, A से। और रूल नंबर ये भी किससे सोल्व होगा, 4 से। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करें एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, 3 अपने पास A B C। पहले आप चेक करें
कि यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है, ये तीनों आपस में अनुनादी संरचना है या नहीं है। तो इनको चेक करने के लिए आपको मैंने कंडीशन बता रखी है, 8 कंडीशन होती है रेजोनेंस की, सारी पढ़ाई है मैंने आपको पिछले लेक्चर में। तो अब देखें यहाँ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। मानते हैं यहाँ लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक इधर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट और एक हाइड्रोजन से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। तो 2 लोन पेयर सिग्मा प्लस, इसका मतलब आपका लोन पेयर और प्लस क्या है संयुग्मन में, तो वहां क्या होगा रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस किस टाइप से होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर शिफ्ट होंगे, प्लस की ओर शिफ्ट होंगे, इस पे प्लस और यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे भी देखते हैं इसकी अनुनादी संरचना बन सकती है क्या। देखें आपका सी कंपाउंड कैसे बना है, यहाँ लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास 3, तो आउटर मोस्ट नाइट्रोजन के आउटर भाई ये कोष में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक क्या है आपके पास लोन पेयर। और आपको मैंने अनुनादी कंडीशन बताई जब सेकंड बताई तब यही था कि लोन पेयर और पाई क्या हो संयुग्मन में, तो वहां भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस किस टाइप से होगा, आपका ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट करेगा और ये वाला इस पे शिफ्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होंगे तो इसका चार्ज फिनिश और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस पे चार्ज। इसका मतलब तीनों क्या आपस में अनुनादी संरचना है। क्लियर। अब बात करते हैं इनमें स्थायित्व की, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी कम। तो ध्यान से देखते जाएं, इस पे भी चार्ज, तीनों पे चार्ज, इसका मतलब पहला रूल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध गिनने अपने को OH। क्लियर। यहाँ CH NH2 ये तो सबके सेम है, तीनों में सेम है, इसका मतलब अपने को यही गिनने, या तो 1 और 2, यहाँ पर 1 2 3। क्लियर है। यानी इस अनुनादी संरचना ए में तो कितने हैं, इससे एक कम है, हाँ कि ना, बी और सी में तो बराबर है। देखें अरे आपको सिंपल सा दिख रहा होगा NH2 CH OH सब सेम है, ये तो बीच वाले देखने यहाँ 2 ही है, यहाँ 3, यहाँ भी 3। इसका मतलब इसमें कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध क्या है, इन दोनों की तुलना में एक कम है, जिसमें कम है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। अब इन दोनों की तो बराबर होनी चाहिए, किस रूल से, सेकंड, दोनों में सेम है। अब सेम है तो अपने को अगले रूल पे जाना है। मैंने कहा अगर क्वेश्चन अगर मान लो दोनों में कोवलेंट बॉन्ड सेम आ जाए तो फिर आपको कोई सेकंड रूल नहीं लगाना, कौन सा लगाना है, थर्ड। अब थर्ड पे आएंगे तो आप जानते हैं OH, ऑक्टेट की बात करते हैं। ऑक्टेट 2 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, बच गए कितने 4। क्लियर। यहां ऐसा था, ध्यान से देखना, अपने पास 2 लोन पेयर थे, इसने 1 लोन पेयर डोनेट किया, इसका मतलब इसके पास 4 तो ये और 2 ये और 2 इस साइड, ऑक्टेट कंप्लीट। अरे इसने इससे भी बॉन्डिंग कर रखी है हाइड्रोजन से, इसका मतलब 2 तो यहाँ 2 यहाँ और आपका 2 यहाँ, और अब इस ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पर ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ भी ऑक्टेट है, कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज। देखो 2 4 और यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट हर जगह कंप्लीट है, इसका मतलब तीसरा भी नहीं लगेगा। अब किसकी बात करनी है, रूल नंबर 4 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की बात करनी है। दोनों में से ज्यादा EN वाला एटम कौन है, ऑक्सीजन है, इसकी EN ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक, इस पे कैसा आना चाहिए था माइनस, तो इस पे माइनस आना चाहिए था, प्लस आ रहा है, इसका मतलब स्टेबल कौन होगा, यहाँ पर ये C B से ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब C और बीच में कौन आएगा आपका B। ये तो A, ये तो किस रूल से हुआ है, रूल नंबर 2, और आपका ये किससे सोल्व हुआ है, रूल नंबर 4। ऑल क्लियर। ध्यान से आपको सीधा सा समझना है, पहले ये 5 रूल ऐसे ये सीक्वेंस से याद करने हैं। कोई भी अनुनादी संरचना पहले आपको चेक करना आना चाहिए अनुनादी संरचना है या नहीं है आपस में। चेक करने के लिए मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में कंडीशन पढ़ा रखी है, आप देखें तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट आप इन रूल को अप्लाई करें। अगर मान लो रूल नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो उसको अप्लाई करें, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप अगले पे चले। ऐसे नहीं डायरेक्टली अगले पे चले गए, अपने को देखना है कि फर्स्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तभी आपको क्या करना है, आगे मूव करना है। ठीक है।
हाँ बेटा, 2 एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। आपके पास 5 है, वो है 6वां एग्जाम्पल देखिए। इसको सोल्व करना है अपने को। इसको सोल्व करना, रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई कर दें। अध्रुवीय संरचना का स्थायित्व ध्रुवीय से ज्यादा होगा। देखिए इस ए में, जो ए अनुनादी संरचना, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, बाकी तीनों में चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाला ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, बाकी तीनों की कम। ये तो किससे हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट से। क्लियर। नेक्स्ट, इन तीनों में सब में चार्जेस का मतलब ध्रुवीय। अब सेकंड अप्लाई करें। सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड सब में सेम दिख रहे हैं। देखिए वही है, सब में कोवलेंट बॉन्ड भी सेम, सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट। बात अब नेक्स्ट इसके बाद में बात करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ऑक्सीजन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव तीनों में, और इसमें भी कार्बन पे नेगेटिव, तीनों कंपाउंड में। तो अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब रूल नंबर 4 से भी क्वेश्चन है नहीं होगा। अब अपने को रूल नंबर 5 अप्लाई करना है। मैंने आपको रूल नंबर 5 बताया कि अगर विपरीत आवेश, इसमें सब में विपरीत है, दोनों में क्लियर है नहीं, तीनों कंपाउंड अपने पास, तीनों में आवेश कैसे हैं, विपरीत। तो मैंने आपको रूल नंबर 5 जो बताया था कि विपरीत आवेशों के मध्य दूरी कम करने पर स्थायित्व बढ़ता है और दूरी बढ़ाने पर स्थायित्व घटता है। तो मुझे एक बात है, यहाँ पर इन दोनों बीच में दूरी इतनी है, यहाँ इतनी, और फिर यहाँ इतनी। ज्यादा दूरी किसमें है, सी में, और सी में दूरी है, विपरीत आवेश है, दूरी बढ़ाओगे स्थायित्व घटेगा। इसका मतलब सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, सी, सबसे लेस सी। क्लियर। अब देखिए दोनों की बात करें, इन दोनों की दूरी बराबर है, बराबर तो स्टेबिलिटी भी इन दोनों की बराबर, B = D। क्लियर है। और ये किससे हुआ है, रूल नंबर 5 से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, मोस्ट एग्जांपल है, इसमें एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट बताने के लिए एग्जांपल करवा रहे हैं। देखें यहां रेजोनेंस कैसे होगा, ये शिफ्टिंग यहां, ये शिफ्टिंग यहां। क्लियर। फिर ये वाली शिफ्टिंग यहां माइनस आएगा, माइनस किधर, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे। क्लियर। तो यहां रेजोनेंस किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, एक की दिशा में लीनियर हो रहा है, लेकिन यहां देखें पाई पाई संयुग्मन है, तो इस टाइप से रेजोनेंस होगा। हाँ कि ना। ये भी रेजोनेंस किस टाइप से होगा, इस टाइप से। इसका मतलब एक इस तरफ रेजोनेंस और एक इस तरफ। इसको तो कहेंगे रेखीय, लीनियर कॉन्जुगेशन, और इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर है। और आपको ये नोट लगा के लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है कि जो लीनियर है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्रॉस से ज्यादा होगी। अगर मान लो कहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस का मतलब समझ गए, दोनों तरफ से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और ये एक ही तरफ है, इसका मतलब ये रेखीय और ये क्रॉस। और हमेशा याद रखना, नोट लगा के पॉइंट लिख लें कि रेखीय की जो स्थायित्व, रेखीय कॉन्जुगेशन है, उसकी स्टेबिलिटी क्रॉस से ज्यादा होगी। हाँ भाई, अब बात करते हैं कि कोई भी पाई संयुग्मी तंत्र से 2 प्रकार के ग्रुप जुड़कर 2 प्रकार का अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। 2 प्रकार के ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो ग्रुप है लोन पेयर युक्त, और एक आपका A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B वाले समूह। एक एटम की EN ज्यादा होनी चाहिए इन ग्रुप में, चाहे B की या A की। एक एटम की EN आपको क्या करनी है, ज्यादा रखनी है। तो इस टाइप के ग्रुप और इस टाइप के ग्रुप, ये किसी भी पाई संयुग्मी तंत्र से जुड़ेंगे। क्लियर है। या तो लोन पेयर युक्त वाले समूह है, या फिर आपके A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B वाले समूह। अगर किसी पाई संयुग्मी तंत्र से जुड़ेंगे तो 2 प्रकार का अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। जैसा अपन ने आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था, 2 टाइप का वहां भी प्रभाव था, एक -I और एक +I प्रभाव। जैसा मैंने कहा था कि -I प्रभाव -I ग्रुप के कारण होगा, यानी अगर मान लो -I ग्रुप जुड़ा होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। -I का मतलब क्या था कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और प्लस का मतलब जो +I ग्रुप थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जैसा वहां था वैसा ही यहाँ होगा। यहाँ भी 2 टाइप के ग्रुप है, +R, वही 2 इफेक्ट होंगे, +R इफेक्ट और -R
इफेक्ट। ध्यान से सुने किस टाइप से। आपके पास लोन पेयर युक्त समूह है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे OH, OR, NH2, NHR, NR2, X जो हेलोजन है वो भी लोन पेयर युक्त है, आपका एस्टर और एमाइड। क्लियर है? ये सारे कैसे हैं? लोन पेयर युक्त ग्रुप। अब देखें ये क्या पाई संयुग्मी तंत्र, पाई सिग्मा पाई, इन पाई पाई संयुग्मी है या नहीं? पाई पाई संयुग्मन यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है? पाई संयुग्मी तंत्र। इससे मैंने लोन पेयर युक्त समूह जोड़ दिया। क्लियर? अब देखिए आपने सबने पढ़ा है यहाँ रेजोनेंस किस टाइप से होगा? लोन पेयर सिग्मा पाई। क्या लोन पेयर पाई का संयुग्मन है या नहीं? और मैंने इस टाइप को, अगर कहीं भी आपको ये कंडीशन मिले रेजोनेंस की, तो मैंने कहा है कि इस टाइप का रेजोनेंस कैसे होगा? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट होंगे। तो ध्यान से सुने, यहाँ ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पाई बॉन्ड की ओर, और ये वाला इस पे से। क्लियर? इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ कि ना? इसका मतलब आप खुद देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी लोन पेयर युक्त ग्रुप होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसका मतलब उन ग्रुप्स को क्या कहेंगे? प्लस आर या प्लस एम ग्रुप। और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। क्लियर? यहां तक सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विकर्सी यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ध्यान से सुने, ये आपका ग्रुप इससे अटैच है इस कार्बन से, तो ये वाली पोर्शन आपकी क्या कहलाएगी? ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। ऐसा यहां होगा, ये ऑर्थो मेटा पैरा। सही बात है? ध्यान से सुने, यहां पर माइनस चार्ज आ गया। क्लियर? अब आगे रेजोनेंस कौन सा होगा? माइनस सिग्मा पाई। क्लियर है? तो माइनस यहां शिफ्ट और ये वाला यहां शिफ्ट, तो माइनस चार्ज के इस पे आएगा, इस वाले कार्बन पे। यहां कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। एक चीज, आपका जो लोन पेयर युक्त समूह है, क्या ये इस बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अरे कोई भी अगर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देगी तो अगले के पास ज्यादा होंगे, तो उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ रहा है। तो आपके ये वाले समूह क्या करेंगे? बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे। और किस किस पोजीशन में बढ़ेगा? ऑर्थो और पैरा। यहाँ ध्यान से रेजोनेटिंग इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाए और देखें, यहाँ मेटा पे कोई चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ चार्ज ऑर्थो और पैरा पे। कौन सा? माइनस। तब इसका मतलब अपन ने कहा है कि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि तो करेंगे, पर किस किस पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा। ऐसे ही बात करें ये ऑर्डर, जैसा अपन ने प्लस आई का ऑर्डर लिखा था वैसा ही अपन प्लस आर का भी ऑर्डर लिखेंगे। और ये भी आपको याद करना है, ऐसे कैसे एज इट इज याद होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला आपका A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B वाले समूह, अगर ये पाई संयुग्मी तंत्र से जुड़ेंगे, क्लियर, होते कौन कौन से? एग्जांपल आपको इधर दिख रहे हैं, A डबल बॉन्ड B। क्लियर है? और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है। A डबल बॉन्ड B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाले ग्रुप है A ट्रिपल बॉन्ड B। क्लियर है या नहीं? अब देखें एग्जांपल आपकी तरफ दिख रहे हैं, लेकिन होगा क्या प्रोसेस वो देखें। अगर मैंने इसको किसी पाई संयुग्मी तंत्र से जोड़ दिया, ये ग्रुप कौन सा है? A डबल बॉन्ड B वाला, इसको मैंने पाई संयुग्मी तंत्र से जोड़ दिया। अब आप आ जाए रेजोनेंस में, इसकी रेजोनेंस जो अनुनादी संरचना है अपन ने पिछले लेक्चर में बनाई थी। अब एक बार और देखें, मैंने कहा था पाई सिग्मा पाई, कौन सा संयुग्मन है? पाई पाई संयुग्मन है, तो पाई पाई संयुग्मन है। और डबल बॉन्ड पाई बंध के निर्माण में कौन भाग ले रहा है? मोर EN एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? इस मोर EN एटम पर शिफ्ट होंगे। तो ये वाला यहाँ। क्लियर? इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप दिख रहा है, क्लियर है या नहीं? यानी ये वाले ग्रुप क्या करेंगे? A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप क्या करेंगे?
बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो बेंजीन वलय पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी और किस पोजीशन पे आएगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगी। आप इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, जैसे अपन ने आगे बात की। नेक्स्ट क्या बनेगी, प्लस चार्ज है, प्लस सिग्मा और आपका पाई, ये संयुग्मन है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ क्या आएगा प्लस आगे वाली अनुनादी संरचना में। इसका मतलब मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, यानी मेटा पे ये आपके इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम नहीं करेगा, दो ही पोजीशन पे करेगा, ऑर्थो और पैरा। क्लियर है। और आपको ये माइनस आर जो ग्रुप है इनका ऑर्डर भी याद करना है कि किसका माइनस आर ज्यादा लगता है, किसका कम लगेगा। क्लियर है। हाँ भाई, अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, काफी यूज में आता है ये भी, तुल्यकालिक अनुनाद। क्या होता है तुल्यकालिक अनुनाद, ध्यान से सुने, एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास ये वाला एग्जांपल है, क्लियर है। आप देखें इस एग्जांपल में रेजोनेंस है या नहीं है, अनुनाद है या नहीं है। तो अनुनाद की 8 कंडीशन मैंने आपको पढ़ा रखी है पिछले लेक्चर में, तो वहां से आप चेक करें तो उनमें से एक कंडीशन है पाई सिग्मा माइनस। अगर माइनस और पाई संयुग्मन में होगा तो वहां रेजोनेंस होगा, और होगा किस टाइप से होगा, माइनस किधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट और ये वाली शिफ्टिंग यहाँ। तो क्या ये वाली अनुनादी संरचना बनेगी सिंगल, यहाँ पर माइनस और ये डबल। क्लियर। तो ध्यान से सुने, तुल्यकालिक अनुनाद क्या होता है, अगर यदि आवेश का स्थानांतरण समान परमाणु से समान परमाणु की ओर हो और बनने वाली अनुनादी संरचनाएं क्या हो, समान। आप ध्यान से देखें, ये वाली और ये वाली अनुनादी संरचना, दोनों अनुनादी संरचनाएं क्या है आपस में समान, और आवेश का जो स्थानांतरण है वो समान परमाणुओं की ओर हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, हाँ कि ना। तो इस ये बनने वाली अनुनादी संरचनाएं क्या कहलाएगी, तुल्यकालिक अनुनादी संरचनाएं, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तुल्यकालिक अनुनाद। क्लियर है। ये काम में कहाँ आता है, जैसे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्थायी है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ऐसा क्यों, ध्यान से सुने। कार्बोक्सिलिक एसिड, इस ग्रुप को COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, हाँ कि ना। अगर मैं इससे कोई सा भी एल्किल ग्रुप जोड़ दूं तो ये कार्बोक्सिलिक, कोई सा भी जो भी नाम होगा, अपने को नाम पे नहीं जाना, अपने को देखना है सिर्फ। तो ध्यान से सुने, अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब बात करते हैं, सर ये तो समझ में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है। तो ध्यान से सुने, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हटा दें, H रिमूव कर दें, अगर H+ रिमूव होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर। अब ध्यान से सुने, ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, किससे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब वो ज्यादा स्टेबल क्यों है, उसकी बात करते हैं। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में अनुनाद है, बिल्कुल। यहाँ लोन पेयर होगा, और कौन सा संयुग्मन है, लोन पेयर और पाई संयुग्मन। तो रेजोनेंस होगा किस टाइप से होगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे, तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। क्या बनने वाली अनुनादी संरचनाएं, दो अनुनादी संरचनाएं इसकी क्या आपस में तुल्यकालिक है क्या, यहाँ ध्यान से सुने। क्या बनने वाली, आप तो एक चीज देखिए, क्या बनने वाली अनुनादी संरचनाएं क्या सेम है क्या, नहीं है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ माइनस और पाई का संयुग्मन है, इस टाइप से रेजोनेंस होगा, हाँ कि ना। तो डबल और माइनस। क्या बनने वाली अनुनादी संरचनाएं समान है, ध्यान से सुने, ये और ये क्या सेम दिख रही है। तो बनने वाली अनुनादी संरचनाएं समान हो, और आवेश देखें,
आवेश का स्थानांतरण ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु पर ही हो रहा है। तो ये क्या है, तुल्यकालिक अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वही दो है, इसकी भी अनुनादी संरचना और इसकी भी दो, लेकिन इसकी जो अनुनादी संरचना है वो क्या है, तुल्यकालिक। और अब एक बात याद रखनी है कि तुल्यकालिक अनुनाद का स्थायित्व ज्यादा होता है। तुल्यकालिक अनुनाद का स्थायित्व ज्यादा होता है। नॉर्मल जो अनुनाद आपका, उससे ज्यादा स्थायी किसका होता है, तुल्यकालिक अनुनाद का स्थायित्व ज्यादा होता है। क्लियर। इसका मतलब आपकी जो कार्बोक्सिलिक आयन है उसकी तो तुल्यकालिक अनुनादी संरचना बनती है और कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉर्मल अनुनादी संरचना बनेगी, तो आपकी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी, इन दोनों में से कार्बोनेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है। देखिए ध्यान से, जो आपका कार्बोनेट आयन है ये बनेगा, क्या यहाँ रेजोनेंस है, बिल्कुल रेजोनेंस प्रेजेंट है, पाई सिग्मा माइनस, तो यहाँ से शिफ्टिंग, ये इधर माइनस, डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब यहाँ कराएंगे शिफ्टिंग, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ, तो एक बात हो गया, तीनों अनुनादी संरचनाएं समान है। देखिए ध्यान से, 2 पे माइनस है, 2 ऑक्सीजन पे 1 में डबल बॉन्ड, हर एक जगह यही कंडीशन है। तीनों अनुनादी संरचना में देखिए 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जाएगा और 1 में डबल बॉन्ड, तीनों अनुनादी संरचनाएं समान है, तो तीनों क्या है, 3 तुल्यकालिक अनुनादी संरचना। यहाँ देखें, यहाँ रेजोनेंस होगा बिल्कुल इस टाइप से, तो ये भी क्या है, 2 तुल्यकालिक अनुनादी संरचनाएं। देखिए भाई, यहाँ भी समान अनुनादी संरचना बन रही है, इसका मतलब ये भी तुल्यकालिक है, ये भी तुल्यकालिक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि जो ज्यादा, जहां ज्यादा तुल्यकालिक अनुनादी संरचना बनेगी उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा। छोटा सा पॉइंट याद रखें, एक तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तुल्यकालिक अनुनाद का स्थायित्व ज्यादा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, जितनी ज्यादा तुल्यकालिक अनुनादी संरचनाएं बनेगी स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा।